नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी वीडियो में। मैं अंकुश सैनी। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेकंड बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। हमने पहले चैप्टर में बाल विकास की अवधारणा और उसका शिक्षा में प्रयोग के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो हमारा विषय है बाल विकास के सिद्धांत, इसके बारे में हम बाल विकास के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इनमें जो सबसे पहला हमारा सिद्धांत आता है वो है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यह सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक है उसका विकास कहाँ से शुरू होगा? जन्म से शुरू होकर और कहाँ तक चलता है? मृत्यु तक चलता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक है उसका विकास हमारा गर्भ धारण से, वो हमारा कब से होगा? गर्भ धारण से विकास प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक विकास चलता है। हमारा गर्भ धारण से विकास शुरू होगा और मृत्यु तक चलेगा। लेकिन एक चीज आती है कि जब हम इसी सिद्धांत के अंदर गति की बात करते हैं तो वहां क्या होगा? वहां पर हम देखते हैं कि प्रत्येक बालक की गति अलग अलग होती है। किसी बालक का विकास किसी बालक का विकास जो होगा वह क्या होगा? वह हमारी संज्ञानात्मक विकास उसका तेज हो जाएगा। किसी बालक का मनोशारीरिक विकास तेज हो जाएगा, तो किसी बालक का हमारा भावात्मक विकास तेज हो जाएगा। जब आप अपने परिवेश में देखेंगे, कोई बालक शरीर में अच्छा है तो कोई बालक बुद्धि में अच्छा है, तो सभी बालक का जो विकास है वह थोड़ा अलग अलग होगा, क्योंकि प्रत्येक बालक विशिष्ट तो बालक है लेकिन उसकी जो गति है वो भिन्न भिन्न है। सभी बालकों की गति अलग अलग होती है। और निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है कि उनका विकास धीरे धीरे परिपक्व होता चला जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है हमारे सीटेट में जो पूछा जाता है कि वह कौन सा विकास है जो जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चल सकता है, तो आप उसे बता सकते हैं वो हमारा निरंतरता का सिद्धांत है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की, ये आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद जो आता है वह सिद्धांत है एक रूपता का सिद्धांत। वह है हमारा एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, एक आजकल जो आधुनिक किताबें आने लगी, आधुनिक हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इस सिद्धांत को एक अन्य नाम भी दिया गया है, वह है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो जब हम इस सिद्धांत की बात करते हैं एक रूपता का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार हमारे जो बालक है, मतलब जो उसका विकास होगा वह क्रमबद्ध रूप में होगा। इसके अनुसार जो बालक का विकास होगा वो वह क्रमबद्ध रूप में होगा। मतलब कहने का आशय है कि बालक इस संसार में कहीं का भी हो, चाहे वह इंडिया का हो, चाहे वह पाकिस्तान का हो या ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का भी हो, लेकिन जो उसका विकास होगा वह एक क्रमबद्ध तरीके से होगा। मतलब यह हुआ कि वह सबसे पहले अगर शैशव अवस्था में आएगा तो वो हर जगह शैशव अवस्था में ही आता है, उसके बाद बाल्य अवस्था में आएगा, उसके बाद हमारा किशोर अवस्था में आएगा। तो यह एक रूपता का सिद्धांत है। मतलब इसका यही है कि जो बालक की अवस्थाएं हैं विकास की, वह एक क्रमबद्ध रूप में बढ़ेंगी। अब अगला हम देखते हैं, जो तीसरा हमारा सिद्धांत है वह बाहरी कंट्रोल, मतलब बाहरी नियंत्रण बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम देखते हैं कि जब बच्चा कोई भी होता है तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले जैसे उसके नैतिक विकास हुआ या सामाजिक विकास हुआ तो उस पर उसके घर वालों का या बाहर वालों का मतलब कंट्रोल रहेगा। वो उसे समझाएंगे
कि ये चीज, ये कार्य अच्छा है, ये कार्य गलत है, तो धीरे धीरे क्या करेगा बालक, उस चीज को समझेगा और फिर उसके जैसे जैसे वो बड़ा होगा, अपनी अगली अवस्था तक जाएगा, तो वह उन चीजों पे कंट्रोल करना, उन चीजों पे नियंत्रण करना आ जाता है, सीख जाता है। तो इसी सिद्धांत में, बाहरी नियंत्रण से आंतरिक सिद्धांत में यही बताया गया है कि जो कंट्रोल है वह आने वाली अवस्था में होता है। जैसे बच्चा जितना बड़ा होगा उसी चीज को वह सीख जाएगा और अपना सामाजिक या भावात्मक, नैतिक, ये सब विकास अपने धीरे धीरे कर लेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा चौथा सिद्धांत है वह है हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूर्त चीजें क्या होती हैं। मूर्त चीजें में होती हैं जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम छू सकते हैं। जैसे ये है हमारे पास, किसी भी बालक को, कोई छोटा बालक है तो उसे हम क्या करते हैं, चीजें दिखाते हैं, जिससे उसकी क्या होती है, सोच विकसित होती है उस बारे में। कोई बालक है, आप देखते हैं जब कोई बच्चा कक्षा में जाता है या अपनी पढ़ाई स्टार्ट कक्षा 1 या नर्सरी में जाता है, तो उसके सामने अगर हम एप्पल, ए फॉर एप्पल सिखा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शेप बना के उसके मन में उसके प्रति सोच विकसित करेंगे, तब जाकर वह उन चीजों के बारे में क्या करता है, अपनी धारणा विकसित करता है। तो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा, जब उसका विकास होगा, तो वह क्या करेगा, उन चीजों के बारे में अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। मतलब जब वह चीजों को देखकर समझ जाता है, तभी उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है और उनके बारे में, उन चीजों के बारे में सोचना भी प्रारंभ कर देता है। इसके बाद जो अगला सिद्धांत है वह होता है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यह हमारा है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और गलत भी कर देते हैं बहुत सी चीजें। क्या है, एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि कोई भी बालक होगा वह धीरे धीरे अपने आप को चीजों में विकसित करता है, समझ उत्पन्न कर लेता है, मतलब शारीरिक समझ विकसित कर लेगा। इसके लिए हम देखते हैं कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो वह क्या करेगा, वह आप उसको बुलाओगे, आप देखते हो कि आपके पास चावल है या गेहूं कुछ भी हो, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, तो आप उसको बोलोगे उठाने के लिए, तो वह क्या करेगा, वह पूरा हाथ उस चीज के ऊपर पूरा हाथ रखेगा और सारी चीजें उठाएगा। लेकिन अगर यही चीज आपको बोली जाए कि इस कटोरी से थोड़े से चावल उठाओ, तो आप क्या करोगे, आप 2 उंगली या 3 उंगली से ऐसे करके उठा लोगे, लेकिन बच्चा नहीं कर सकता। तो यह सिद्धांत कहता है, एकीकरण के सिद्धांत का आशय यही है कि बच्चा क्या करता है, अपने शरीर के समन्वय स्थापित करता है शरीर के साथ। अपनी शरीर की जो छोटी छोटे उंगलियां हैं, या जैसे जैसे बड़ा होगा अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, हर चीज का मूवमेंट कर सकता है, तो उस चीज को हम एकीकरण के सिद्धांत से जोड़ते हैं। इस सिद्धांत के बाद आता है हमारा अगला सिद्धांत। हमारा अगला सिद्धांत आता है, वह है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। विशिष्ट की ओर। तो जब हम इस सिद्धांत की बात करते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, तो हम इस सिद्धांत में देखते हैं कि कोई भी बच्चा होगा वह सबसे पहले क्या करेगा, हाथ पैर, मतलब जैसे गुडलिया बोलते हैं ना, हाथ पैर सब पे चारों पे चलना प्रारंभ करता है। उसके बाद धीरे धीरे वह खड़ा होना शुरू करेगा, पैरों पे चलना शुरू करेगा, फिर वह दौड़ना शुरू करेगा। तो यही हमारा होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। एकीकरण के सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट की ओर के सिद्धांत में यही अंतर है कि यहाँ पर हम परिपक्व होते हैं, जैसे ये उदाहरण दिया मैंने, लेकिन जो वहां पे था वहां पे हम छोटी छोटी, एकीकरण में हम छोटी छोटी चीजों का, जैसे उंगलियों का प्रयोग करना, पैरों की उंगलियों का, शरीर के अलग अलग भागों का मूवमेंट करना, वो सीखते हैं। तो जो इसके बाद अगला है हमारा सिद्धांत, वह आता है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की
विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट क्या कहता है? इसके अनुसार जो बालक का विकास होगा वह दो तरीके से होगा। पहला तरीका बोलता है कि बालक का जो विकास होगा वह सिर से प्रारंभ होगा। जैसे पहले सिर का विकास बनना प्रारंभ होगा, उसके बाद धड़ बनेगा, फिर हाथ पैर आते हैं। तो मतलब सिर से पैर की ओर आता है। दूसरा जो हमारा विकास इसी के अंदर आता है वह होता है हमारा कि पहले हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वह बनती है, फिर हमारा दिल बनता है, फिर शरीर के अन्य अंग बनते हैं। तो यह विकास दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला हमारे शरीर से पैर की ओर और दूसरा हमारा जो आता है वह है अंदर से बाहर की ओर। तो यह हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है। इसके बाद जब हम अगले विकास की बात करते हैं वह है हमारा व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअली डिफरेंट। तो इस सिद्धांत का क्या आशय है? इस सिद्धांत का आशय यह है कि जब कोई भी बालक होगा वह अपने आप में, अगर हम दो बालक का उदाहरण ले लेते हैं, एक बालक पढ़ने में अच्छा है, मतलब उसका क्या है, हमारा संज्ञानात्मक विकास तेज है, और एक बालक जो हमारा खेल में अच्छा है। तो हम देखते हैं कि दोनों बालक क्या हैं, अलग अलग क्षेत्र में अच्छे हैं, उनका क्या है, व्यक्तिक भिन्नता अलग अलग है। दोनों का विकास धीरे धीरे होगा। मतलब जैसे हमने यहाँ इससे पहले जब हमने दूसरी स्टेज पढ़ा था, दूसरा सिद्धांत था हमारा, वो था हमारा एक रूपता का सिद्धांत कि बालक का विकास क्या होगा, एक क्रमबद्ध रूप में होगा। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिक भिन्नता का क्या है, कोई बालक पढ़ने में अच्छा है तो कोई बालक खेल में अच्छा होगा। तो जो बालक खेल में अच्छा होगा उसका क्या होगा, हमारा संज्ञानात्मक विकास थोड़ा कम होगा। जो बालक पढ़ने में अच्छा है तो वह हमारा संज्ञानात्मक विकास उसका अच्छा होगा, लेकिन उसका क्या होगा, मनोशारीरिक विकास जो है वो हमारा कम होगा। इसके बाद जो हमारा अगला विकास सिद्धांत आता है वह है हमारा वातावरण और आनुवंशिकता का सिद्धांत। वह हमारा कौन सा है, वातावरण और आनुवंशिकता का सिद्धांत। आनुवंशिकता का सिद्धांत इस निर्भर करेगा, मतलब कोई भी बालक है उसका जो डेवलपमेंट है वो किस चीज पर निर्भर करता है, एनवायरनमेंट इनटू हेरिडिटी। तो दोनों के मल्टीपल पर उस बालक का जो विकास है वह निर्भर करेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हम एक उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी बालक है, जैसे मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, आप खेल में बहुत अच्छे हैं, मतलब जो आपके फादर है मानते हैं जैसे वो क्रिकेट में क्या है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो आपके अंदर वो गुण विद्यमान हो जाएंगे। जब क्या होगा, आपको ये वातावरण मिलेगा, मान लिया कि आप खेल में बहुत अच्छे हैं और आपको वो माहौल नहीं मिल पा रहा है तो आप उस चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। आप अगर पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और आपको वह वातावरण नहीं मिल पाता तो आप उस चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। तो किसी भी विकास में, किसी भी चीज के विकास में वातावरण और आनुवंशिकता का बहुत ही गहरा, बहुत ही बड़ी ज्यादा प्रभाव रहता है। तो दोस्तों आज हमने बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले देखा निरंतरता का सिद्धांत, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, सबकी गति अलग अलग होती है। उसके बाद हमने एकीकरण का सिद्धांत देखा, जिसको हम समान प्रतिमान के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। उसके बाद हम मूर्त से अमूर्त की ओर, इसके बाद हमने पढ़ा सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा विकास की दिशा का सिद्धांत, फिर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, और लास्ट में हमने वातावरण और आनुवंशिकता का सिद्धांत। आप जहां तक उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और यह हमारा चैप्टर जो दूसरा है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, वह यहाँ पर पूरा होता है। और इसके बाद हम
अगले चैप्टर पे आपको अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।